केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य की अटकी हुई परियोजनाओं पर हुई बात। जमरानी बांध को सिंचाई योजना में शामिल करने की रखी मांग। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन तक का होगा काम। सर्वे और वोटर लिस्ट भी जल्द होंगी तैयार। थराली सोना मोटर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रॉली के रस्से में पैर फंसने से युवक की मौत। प्राणमती नदी पर ट्रॉली के रस्से में फंसा था पैर। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। चंपावत के किरोड़ा नाले में उफान में बहा वाहन। एक की मौत, 4 लोग घायल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जल महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम कार्यालय के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 70 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं का निर्माण जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से हल्द्वानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में 2051 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिए 170 MLD पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर बधाई दी है। साथ ही सीएम ने हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि आपका अद्भुत खेल समस्त युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य में होने वाले निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरह से कांग्रेस ने 2 सीटों पर उपचुनाव जीते हैं, आगे और कैसे जीत हासिल की जाए इसको लेकर बैठक हुई है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्य के राजनीतिक हालात हैं, आपदा का मामला है और केदारनाथ उपचुनाव भी है और नगर निकाय के चुनाव भी आयोजित होने हैं। उस संबंध में बैठक बुलाई है जिसमें चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई कि हमारी चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, हम किस तरह चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमने आज एक बैठक की जो बहुत ही सफल मीटिंग रही और सार्थक मीटिंग रही। और महत्वपूर्ण है कि हमको निकाय चुनाव भी जीतने हैं और केदारनाथ का उपचुनाव भी जीतना है। जिस तरह से हमने बद्रीनाथ में विजय हासिल की और उसी लाइन में चुनाव लड़कर हमने केदारनाथ में भी विजय। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर जसपुर में हिंदू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू कार्यकर्ताओं ने जसपुर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। हिंसा देखने को मिली, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनका आंतरिक मामला था। परंतु जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं,
उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत में उनको शरण दी है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बीते 7 और 8 जुलाई को आई बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही आपदा राहत राशि और अन्य राहत कार्यों की जांच और समीक्षा करने के लिए जनपद के एडीएम अशोक जोशी खटीमा पहुंचे। एडीएम जोशी ने बताया कि अब तक लगभग 20,000 लोगों को 10 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि बांटी जा चुकी है, जिसमें कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि कुछ अपात्र लोगों को राहत राशि मिल गई है, जबकि बाढ़ से प्रभावित पात्र लोग अभी वंचित हैं और ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें राहत राशि प्रदान किए जाने निर्देशित किया गया है। वहीं अब तक ऐसे लगभग 50 से 60 लोग जो कि आपदा राहत राशि पाने के लिए अपात्र हैं, उन्होंने राहत राशि के चेक खटीमा तहसील में वापस जमा कर दिए हैं। आपको विदित है कि 7 और 8 तारीख को जो अतिवृष्टि खटीमा क्षेत्र में हुई थी, तो यहाँ काफी मात्रा में जल भराव हुआ। तहसील प्रशासन द्वारा 2 या 3 दिन के अंदर समस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और पात्र व्यक्तियों को जो राहत राशि अनुमन्य है उसका वितरण किया गया। अभी तक आपको ये पता ही होगा कि करीब 20,000 से अधिक लोगों को राहत राशि तहसील प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। अब बीच में मीडिया में भी कुछ खबरें आई थी और कई जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय को भी ये शिकायत की थी कि कई पात्र लोगों को अभी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है और कुछ शिकायतें ऐसी भी आई कि कई अपात्र लोगों को मिल गया है। इसमें भी तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी और कई अपात्र व्यक्तियों जिनको गलतीवश देखिए मानवीय भूल है, क्योंकि प्रेशर था कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी दिया जाए और राहत दैवीय आपदा के तहत ये रूल भी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धनराशि का वितरण किया जाए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राजधानी में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा, जो राजधानी में गिरते भूजल की समस्या को दूर करेगा। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटर पार्क को एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसी तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट टॉप वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू। टनकपुर के किरोड़ा नाले में एक सवारियों से भरी मैक्स वाहन तेज बहाव में बह गई। घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उप जिलाधिकारी टनकपुर आकाश जोशी के नेतृत्व में एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कार्य जारी है। एक व्यक्ति को दोबारा रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। सभी लोग उधम सिंह नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वाहन में कुल 9 लोग थे, जिनमें से कुल 7 लोगों को निकाल लिया गया और एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की खोजबीन जारी है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर आइस स्केटिंग रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इसे खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था और इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ ना तो कोई प्रतियोगिता हुई और न ही यहाँ कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। ऐसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बने इस रिंग का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा। होगा कि आइस स्केटिंग रिंक सहित राजीव गांधी
राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो IL&FS के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, NCLT में गई, NCLT से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद की आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीजें खराब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर, भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए वही तमाम जो योजनाएं जो उत्तराखंड में लंबित पड़ी हुई हैं उनको सुचारू करने के लिए यह मुलाकात हो रही है। साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के बारे में अमित शाह को मुख्यमंत्री जानकारी देंगे और साथ ही आपदा से हुए नुकसान की भरपाई किस प्रकार से की जाए उसके लिए भी मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बात रखेंगे। इसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और वहां अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है और इस प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उन्होंने उनसे चर्चा करी और कैसे उन योजनाओं को आगे गति दे सकते हैं इस पर भी उन्होंने मंथन किया है। और इस प्रदेश की जो योजनाएं लेकर के गए हैं, जो प्रस्ताव लेकर के गए हैं, उसमें किस तरीके से बजट मिलने का काम होगा, इसी को लेकर के मंत्री जी से चर्चा करी है। और गृह मंत्री जी से मिलने का उनका जो परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी यहाँ पर आई है, वो किस तरीके से यहाँ की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, इसलिए गृह मंत्री जी से मिलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और क्योंकि एक रूटीन में भी है और क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर आपदा आई और भारी नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को किस तरीके से दोबारा इस यात्रा को सुचारू कर सकते हैं और जो हमारी रोड है, जो हमारी यात्रा जो इस समय बाधित है, उसको किस प्रकार से दोबारा सुचारू करने का काम करें, उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अमित शाह जी से समय लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक बहुत ही सकारात्मक निर्णय निकलेगा और इस उत्तराखंड को बजट देने का काम केंद्र की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इस प्रदेश की उन योजनाओं को आगे चलाने के लिए, ले जाने के लिए निरंतर गतिमान है, उन विकास की योजनाओं को अमली जामा। बक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने ANN और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हरिद्वार डिप्टी CMO ने बताया कि डेंगू जानलेवा बीमारी है और डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर डेंगू ड्राइवर अभियान, डेंगू जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। CHC और PHC पर डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डेंगू को कैसे रोका जा सकता है, ये केवल जब तक हम घर वाले एक अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के पास कूड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी इकट्ठा ना हो जाए, साफ पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा, चाहे वो चाय पीने का कप हो, हंडी हो, जिसमें पोछा लगाते हैं वो हो, कोई भी कैसी बर्तन टूटा फूटा मिट्टी का हो, छत पे ना हो, उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप जाता है। यही हम लोग के द्वारा आशाओं के, ANM के, स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के द्वारा अभियान चला जा रहा है। मोटो ग्राउंड हर घर घर जा करके समझा रहे हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं, इसको हम इसको तभी फाड़ फेंकेंगे जब हमारी एक अवेयरनेस चलेगी। हर आदमी को हमको उसको अवेयर करना। देहरादून पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक SSP देहरादून को सूचना मिली थी कि राजपुर क्षेत्र IT पार्क के पास स्थित साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर संचालित हो रहा है और कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी की जा रही, जिस पर SSP देहरादून ने 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया, जिसके बाद कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन पर दबिश दी। मौके पर 100 केबिन का एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विदेशी लोगों को टारगेट करते हैं। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो IT पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां
58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ये वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। तो सभी चीजों को परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। सभी सामान को सीज किया गया जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा। रामनगर वन प्रभाग के महान क्षेत्र में घायल टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टाइगर के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो राहगीर ने बनाया है। टाइगर लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मुहाना और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। वहीं टाइगर के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि एक टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है जो महान क्षेत्र का है। साथ ही बताया कि कई बार शिकार के दौरान टाइगर घायल हो जाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कैमरा ट्रैप लगाकर टाइगर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अगर टाइगर घायल पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इनफाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजुरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इनफाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजुरीज होता है। तो ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रामनगर में अलर्ट मोड पर है वन विभाग की टीम। मुहान क्षेत्र में घायल टाइगर दिखा है और कैमरा ट्रैप लगाकर घायल टाइगर की मॉनिटरिंग की जा रही है। वही वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में आरटीओ दफ्तर में परिवहन और प्रशासन की हुई बैठक में 7 दिन के भीतर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों को पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए गए और प्रशासन और परिवहन विभाग ने बैठक में अगले 7 दिनों में केमू और अन्य बड़े वाहनों के संचालन करने वाले एजेंसियों और स्कूलों को अपनी पार्किंग खुद तलाश कर नैनीताल रोड से सभी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल रोड में लंबे समय से सिडकुल में चलने वाली बसें व अन्य सरकारी बसें भी खड़ी रहती हैं। यातायात की दृष्टि से अब नैनीताल सड़क में पूरी तरह खाली करने को कहा गया है। इस पर ये समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि 1 हफ्ते में अपनी व्यवस्था कर लें। सभी को एक समय दिया गया, उसके बाद प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिस कारण एनएच के दोनों तरफ कई वाहन और सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। भारी बारिश से निर्माणाधीन ओखलंज सड़क का मलबा नेशनल हाईवे में आ गया, जिस कारण नेशनल हाईवे बुरी तरह से बंद हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे बंद होने से यात्री काफी परेशान हैं और हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ कई वाहन फंसे हैं और जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और यात्री एनएच खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खबर लोहाघाट से आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे के दोनों तरफ कई वाहन फंस गए हैं। पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिस वजह से दोनों तरफ कई वाहन फंस गए हैं।
मार्ग बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे। तो बांग्लादेश में तख्तापलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रस्त है। निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है और इस अराजक स्थिति में वहां के जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहां के हिंदुओं से कोई भी संबंध न होने के बावजूद उन लोगों को, वहां के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और मेरे विश्व के जो मानवाधिकार के जो अनेक संगठन खड़े हैं, उनको चाहिए कि आगे आकर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनकी माल जान संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।